भाषाएं सबको जोड़ती हैं, भाषाओं का निर्माण ही जोड़ने के लिए हुआ है। कभी हिंदी और तेलुगु का विवाद नहीं है, तो भाषाएं सबको जोड़ती हैं। सब शहर में गंदगियों का अंबार है और प्रशासनिक व्यवस्था की हर जगह चूक है। अगर हिंदी को बचाना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है देवनागरी लिपि को बचाना, क्योंकि लिपि के बिना आपकी भाषा का अस्तित्व नहीं होता है। और सबको ये समझ बोलता हूँ कि आप अपने माँ पिता और परिवार से विदेशी भाषा में संवाद कर रहे हैं, मतलब आप गुलामी के शिकार हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका रेडियो मयूर 90.8 एफएम सुने अपने दिल की आवाज के सोशल मीडिया पेज पे। और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता ही है, इस कार्यक्रम का नाम है द कम्युनिटी पॉडकास्ट। जी हाँ, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम लोग अलग अलग एपिसोड में अलग अलग अतिथियों के साथ बैठते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, उनके जीवन से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और इसी कड़ी में आज का एपिसोड बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बातें करने वाले हैं भाषा के ऊपर। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर साकेत सहाय जी, जो कि मुख्य प्रबंधक हैं राजभाषा, पंजाब नेशनल बैंक, और ये अभी हैदराबाद में पोस्टेड हैं। और ये छपरा से ही जुड़े हुए हैं, हम सबके बीच के हैं। तो आज छपरा आना हुआ इनका, तो हमने सोचा कि चलिए इनसे हम लोग कुछ बातचीत कर लेते हैं। जिस क्षेत्र से हैं, एक तो ये भाषा और साहित्य के क्षेत्र में बहुत दिनों से लगे हुए हैं और कई सारे पुरस्कारों को इन्होंने जीता भी है और हमारे छपरा सारण जिले का नाम भी रोशन किया है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो अभिषेक अरुण जी और रेडियो मयूर का मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि आपने मेरे विचारों को आप सभी के समक्ष प्रसार करने का एक माध्यम बने, जो मीडिया का कार्य भी है। और ये मीडिया के शुरू से विद्यार्थी हैं, प्रसारक भी हैं, तो मैं इनका भी और रेडियो मयूर का भी अभिनंदन करूंगा। सर, इस वक्त आपको लोग रेडियो पे सुनेगा भी और हमारे सोशल मीडिया पेज पे लोग देखेंगे भी आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप छपरा से हैं, तो हम चाहेंगे कि शुरुआत में ही छोटा सा परिचय और छपरा से जुड़ी कुछ यादें अगर आपके मन में याद हो तो वो हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। यादें तो क्या, पूरा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है छपरा। चूँकि मैं यहाँ पला बढ़ा, मेरी शिक्षा दीक्षा बहुत कुछ हुई यहाँ पे। मैं जिला स्कूल छपरा से मैंने मैट्रिक पास किया, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्कूल रहा। तो ये मेरे लिए भी गर्व का विषय है कि मैं उस स्कूल का छात्र रहा। और मेरे इस विद्यालय का मेरे व्यक्तित्व पर जो आज मैं बैठा हूँ, तो मेरी स्कूली शिक्षा का बहुत बड़ा प्रभाव है। और उसके बाद मैंने राजेंद्र महाविद्यालय से बीए पार्ट 2 कर रहा था। उसके बाद मैं भारतीय वायुसेना में चला गया और 10.5 साल मैंने एयरफोर्स को दिया देश को। और फिर मेरी चूँकि हिंदी में रुचि थी, उसी दौरान मैं हिंदी अधिकारी के रूप में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से जुड़ा 2009 में। और वो अभी वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक है। जैसे आपने परिचय में लिखा भी है कि मैं मुख्य प्रबंधक राजभाषा हूँ और वर्तमान में मैं हैदराबाद में हूँ, उसके पहले पटना में था। तो एक ऑल इंडिया सर्विस मैंने की है, काफ़ी कम से कम 10-12 प्रदेशों में गया, 2 बार विश्व हिंदी सम्मेलन में भी रहा। तो और छपरा का जो प्रभाव है, तो मैंने शुरू में ही अभी कि जो भी मैं आज बैठा हूँ तो इस छपरा की बदौलत, क्योंकि मेरे घर परिवार के जो संस्कार हैं वो जो यहाँ की बोली है, भोजपुरी है, वो हिंदी से ही। तो मेरे मतलब लेखनी पर भी यहाँ का परिवेश जो है, क्योंकि बिहार की जो माटी है और जो छपरा है, आप राहुल संकृत्यायन का नाम ले, शिवपूजन सहाय का नाम ले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम ले, जयप्रकाश नारायण का नाम ले, भिखारी ठाकुर का नाम ले, महेंद्र मिश्र का नाम ले, तो जो भी ख्यातिनाम हस्तियाँ हैं इस जिले से, इनका इतना बड़ा जुड़ाव रहा है कि हर जो छपरावासी है उसको स्वयं में ये हमेशा ये चुनौती है उसके समक्ष कि मैं अपने ज़िले से जो महान लोग आते हैं, मैं उनके नाम को और सार्थक करूं। और छपरा में मुझे याद है एक बार ज्योति सिनेमा महेंद्र मंदिर में डॉक्टर कर्ण सिंह आए थे भारतीय अध्यात्म पर व्याख्यान देने, और मैंने उनको सुना था। मैं 11th में हूँगा,
तो मेरी तब से रुचि लगी भाषा और साहित्य के प्रति। और जब ईश्वर ने मौका दिया तो चाहे भारतीय वायुसेना में रहा, लेखनी से मैं उस समय भी जनसत्ता में 2002 से मेरे लेख संपादकीय में छपते थे। तो तब जनसत्ता काफ़ी बड़ा अखबार माना जाता था और मैं छपता था तो एक खुशी मिलती थी। और फिर मीडिया से भी मैंने जर्नलिज्म किया, एमजेएमसी किया, और वो एयरफोर्स में रहते हुए फिर मैं आप सभी को जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने जो मीडिया में पीएचडी की डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव के अंडर में, तो वो मैंने इस ऐसे विषय पे किया, भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हिंदी 90 के दशक के बाद। और ये विषय जो है 90 के, चूँकि 2009 में मैंने पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, 2007 में पास हुआ था प्री पीएचडी से, तो उस समय ये विषय बड़ा अनूठा था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हिंदी का। तो इसको मैं भारत का पहला शोध छात्र रहा इस विषय पर करने का। और ये वायुसेना में रहते हुए फिर मैं शोध पत्र 2013 में जमा किया और इसी के आधार पर मेरी एक पुस्तक आई थी। शोध पत्र से थोड़ा इतर था, लेकिन शोध के दौरान जो मैंने अनुभव किया कि कैसे भाषा, चूँकि आपने बोला आप साहित्य और संस्कृति के विद्यार्थी हैं, तो मैंने इसलिए मेरे कि जो मीडिया कैसे साहित्य और संस्कृति को प्रभावित किया है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और हमारे समाज, संस्कृति, परिवेश, रहन सहन, व्यक्ति के जीवन, व्यक्ति के विचार, सब कुछ को मीडिया ने एकदम काया पलट करके रखा है। उन सब पे मैंने अपनी पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भाषिक संस्कार एवं संस्कृति नाम से, जिसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से साहित्य स्वीकृति सम्मान मिला था 2021 में। और उसके पूर्व मेरे लेखन के लिए प्लास्टिक मुद्रा के प्रयोग से जुड़ी चुनौतियाँ, उसको राजभाषा गौरव पुरस्कार भारत के महामहिम राष्ट्रपति से मिला था। और फिर आपने पुरस्कारों की चर्चा की, तो इसलिए ये मेरे कार्य पे है। देखिए, पुरस्कार व्यक्ति को दो तरीके से मिलते हैं, एक आपके अनुभव के आधार पे, दूसरा जो आपने हिंदी को, मैं चूँकि मैंने लेखन किया, कार्य किया, मेरी पुस्तक को मिला, मेरे लेख को मिला। और अभी गत वर्ष 2022 में ही बिहार सरकार से मेरी पांडुलिपि आई थी, वित्त बैंकिंग भाषा विविध आयाम, उसको सर्वश्रेष्ठ पांडुलिपि का पुरस्कार मिला था। अन्य भी पुरस्कार तमाम संस्थाओं से मिले हैं, लेकिन ये मेरी लेख, पांडुलिपि और जो मेरी पुस्तक, इन तीनों को पुरस्कार जो भी मिला है मेरे हिंदी के सेवा के कहिए या योगदान कहिए, कार्य। आपने बताया सर कि जैसे आपने वायुसेना में भी अपना समय दिया, अपनी वहाँ पे आपने काम किया, उसके बाद आप भाषा में हिंदी अधिकारी के रूप में भी जुड़े। तो ये सबसे पहले हमारे कुछ श्रोता और दर्शक जानना चाहेंगे, ये हिंदी अधिकारी होते क्या हैं और इनके कार्य क्या होते हैं? देखिए, जो संघ की राजभाषा नीति है वो भारत सरकार के सभी कार्यालय, जो स्वायत्त संगठन, ऑटोनोमस बॉडी हैं, सभी पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी है, संघ की राजभाषा नीति, वो लागू होती है। तो जो पदों की नीति है संविधान के तहत निर्धारित की गई है, अनुवादक, हिंदी टाइपिस्ट और हिंदी अधिकारी। तो ये हिंदी अधिकारी इस श्रेणी में कारण में सर्वोच्च पद माना जाता है। तो मैं 2009 में ओरिएंटल बैंक में हिंदी अधिकारी के रूप में जुड़ा और इसका कार्य मूल रूप से राजभाषा कार्यान्वयन, राजभाषा नीति को इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। उसमें अनुवाद भी आता है। आप देखते होंगे कि अधिकांश बैंक हो या भारत सरकार का, उनकी वेबसाइट हिंदी होती है, उन वेबसाइट को करना है। और जो गृह पत्रिका इन हाउस जर्नल निकालते हैं, फिर प्रशिक्षण भी लोगों को, जो हिंदी जिनको लिखना नहीं आता है वो तो ठीक है, जिनको हिंदी पत्राचार करना है उनको कार्यशाला के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करना, ये सारे दायित्व हैं। रिपोर्टिंग भी है, भारत सरकार को रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग जो आपके आंकड़े हैं उनको, जो उपलब्धि हैं। और एक भारत सरकार के जो भी अपना कार्यालय है उनके भीतर एक हिंदी के जो राजभाषा है उसके पक्ष में एक सकारात्मक माहौल का, नीति का, कार्य का निर्माण कर। आजकल जो हम लोग देख रहे हैं, अंग्रेजियत हर तरफ बढ़ती जा रही है और इंग्लिश, अंग्रेजी जानना एक बहुत ज़रूरी हो चुका है सबके लिए। नई पीढ़ी में एक बड़ा चैलेंज हो रहा है हिंदी को समझना, उसे अपनाना। ये कैसे देखते हैं और आप कैसे उनको हम लोग कन्विंस करें कि हिंदी में भी हम लोग बेहतर कर सकते हैं? देखिए, मैंने भी अपने नौकरी के दौरान या अलग अलग कार्यों से जाने के दौरान मैंने महसूस किया है कि भाषाओं के जो संबंध में जो विद्यार्थी हो या परिवार हो, उनकी रुचि दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, क्योंकि हम लोग शिक्षा को केवल रोजगार का माध्यम मानते हैं। ठीक है, शिक्षा से आपको रोजगार चाहिए, लेकिन रोजगार में या कार्य में, व्यवसाय में
क्योंकि हम ये पैमाना तय नहीं कर सकते कि हमारा बच्चा जीवन में क्या बनेगा, लेकिन भाषा व्यक्तित्व के विकास में, व्यक्तित्व को खड़ा करने में सबसे बड़ी भूमिका है उसकी। अब मैं उदाहरण के लिए आपको बैंकिंग की बात कर रहा हूँ। अगर कोई बैंकर है, वो भले बैंकिंग पर काम कर रहा है, किसी कस्टमर सर्विस दे रहा है ग्राहक के लिए, अगर कोई उसके पास जा रहा है किसी प्रोडक्ट के बारे में जानने, बैंकिंग सेवा के बारे में जानने, यदि उस ग्राहक को जो भाषा हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं इस देश में सबको समझ में आती है, अंग्रेजी की एक सीमा है, हम लाख अंग्रेजियत पे हावी हो जाए, लेकिन हमारी भाषाओं में, क्योंकि मातृभाषा के आगे दुनिया की कोई भाषा टिक नहीं पाती है, या उस स्वभाषा के आगे, तो जब वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देगा, नेचुरली या नैसर्गिक रूप से वो हिंदी में बताता है। मैं तमिलनाडु में भी देखा हूँ, कर्नाटक में भी देखा हूँ, और भी स्वयं हैदराबाद में भी देख रहा हूँ, दक्षिण भारत के राज्यों में हिंदी में ही ग्राहक सहज महसूस करते हैं। हिंदी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, अंग्रेजी में कोई ग्राहक, कस्टमर सहज महसूस नहीं करता है। तो वो जो एक धारणा बनी है, तो वो जब बताएगा उसको हिंदी में, तो आप देखिए कि अप्रत्यक्ष रूप से कितना रोजगार बढ़ा बैंकिंग का। जब कोई दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च पदाधिकारी किसी जगह पोस्टिंग होता है और वो बंगाल में जाता है, तो तमिल में तो बात नहीं करेगा, अंग्रेजी में भी बात करेगा, तो उसके कम्युनिकेशन जो वो कहना चाहता है अपने स्टाफ से, वो कभी क्लियर नहीं होगा। फिर वो हिंदी में बात करेगा ताकि उसका बिजनेस आगे बढ़े, ताकि जो कॉर्पोरेट गोल हैं वो आगे आए। तो कहने का मतलब है, आज चाहे कॉर्पोरेट मीटिंग हो, प्राइवेट हो, हर जगह हिंदी बोल चाल की भाषा सर्व स्वीकार्य हो गई है। अगर हम हिंदी नहीं जानेंगे तो हमारा कैसे व्यवसाय बढ़ेगा? तो ये जो धारणा है बड़ा निर्मूल है। और देखिए, भाषाएं रोजगार का नहीं, भाषाएं व्यक्तित्व विकास का जरिया है, भाषाएं संस्कृति का जरिया है, भाषाएं संस्कार का जरिया है, भाषाएं संवाद का जरिया है, भाषाएं संपर्क का जरिया है। और ये चारों चीज़ें हैं, तभी व्यक्तित्व का निर्माण होता है, तभी हम सफल होते हैं जीवन में। आजकल हमारे अभिभावक भी, जैसे आसपास हम लोग देखते हैं, छपरा जैसा छोटा सा शहर, यहाँ पे गार्जियन अगर बच्चा ये कहता है कि पिताजी मैं हिंदी भाषा से पढ़ना चाहता हूँ, या फिर ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, या फिर मास्टर्स करना चाहता हूँ, तो अक्सर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी शायद नहीं कन्विंस हो पाते, उनको नहीं भेजना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा अगर साइंस लेगा, मैथ लेगा, तभी आगे बढ़ पाएगा। तो उनके लिए कोई संदेश? देखिए, मैं छोटा सा व्यक्तिगत उदाहरण से ही मैं शुरुआत करूंगा। जब मैं एयरफोर्स में था तो मेरे मामा वहाँ ग्रुप कैप्टन थे। तो मैंने पूछा, बोले कि तुम बाहर कहाँ जाओगे, तुम यहीं रहो, फिर तुम MBA करो, इग्नू से कर लो। मैंने बोला कि मैं MBA करके क्या करूँगा, मैं MA हिंदी करूँगा, रुचि। अरे हिंदी पढ़ के क्या मिलेगा? आज मैं आपके समक्ष बैठा हूँ और जो मैं हूँ, तो मैं स्वयं उदाहरण। देखिए, कभी व्यक्ति को जिस चीज़ में जाए, जिस क्षेत्र में जाए, वहाँ हमेशा बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का उसका लक्ष्य होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि व्यक्ति के लिए ज्ञान, नॉलेज बढ़ाना जरूरी है। मैं बोलता हूँ ना, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ, नॉलेज इज ऑल्सो वेल्थ। नॉलेज से बड़ा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो उन पेरेंट्स के लिए मेरा एक सुझाव है कि आप कभी किसी मैं अपने बेटे का उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे बेटे ने एक दिन पूछा कि पापा, मैंने पूछा कि ये हिंदी क्या है? बोला सब्जेक्ट है। मैंने बोला कि ना हिंदी सब्जेक्ट है, ना इंग्लिश सब्जेक्ट है। हिंदी और इंग्लिश मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ये आपकी बात को संचार है, कम्युनिकेशन कैसे कम्युनिकेट करेंगे। और मैथ, साइंस ये नॉलेज है। तो आपका नॉलेज कभी भी कम्युनिकेट नहीं हो सकता है जब तक हमारे पास लैंग्वेज नहीं हो। तो हमको हिंदी को एक लैंग्वेज टूल्स के तरह, कम्युनिकेशन टूल्स के तरह बताना पड़ेगा। आज बड़े बड़े इसलिए पॉलिटिशियन, हमारे प्रधानमंत्री हो, लता मंगेशकर हो, या किशोर कुमार, या बड़े बड़े जो गायक हैं, बड़े बड़े मीडिया के, वो जानते हैं हिंदी के कम्युनिकेशन के टूल्स को, इसलिए वो सबसे ज़्यादा हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा दिखता है, कई सारे वीडियो वायरल हो जाते हैं। जैसे साउथ में, जैसे आप जहाँ पे कार्यरत हैं, वहाँ पे हिंदी भाषा एक बड़ा चैलेंज बन के सोशल मीडिया पे कभी कभी दिखता है। कोई वीडियो ऐसा आ जाता है जिसमें लोग बोलते हैं कि तुम इधर का भाषा बोलो, हिंदी बोलोगे तो उसे प्रताड़ित करते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो साउथ इंडिया हो। ये कितना बड़ा चैलेंज है, आप इसे कैसे मानते हैं? देखिए, हम ये चैलेंज मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ रहा, मैं बहुत बार गया भी हूँ, जब बिहार से भी गया हूँ पहले भी, और भारतीय वायुसेना भी मैंने नॉर्थ ईस्ट में भी काम किया है, गुवाहाटी में, और कर्नाटक में भी हमारी बेलगाम में ट्रेनिंग हुई थी। तो हम लोग बाहर जाते थे। देखिए, ये धारणा छोटी छोटी चीज़ों से
कोई बड़ा पक्ष नहीं होता है। जब देश आज़ाद हुआ था, हिंदी की बदौलत, हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका रही थी देश को आज़ादी दिलाने में। उस समय भी भारत की जो राष्ट्रभाषा, उसी को राजभाषा का परिचय दिया। हम अक्सर विवादों में पढ़ते हैं हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। मैं ये यहाँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी मैं बताऊँगा श्रोताओं को कि हिंदी राष्ट्रभाषा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मामले में बोला, जैसे हम गुजरात हाई कोर्ट का न्यायालय कि कोई एक ट्रांसफ़र था डॉक्यूमेंट दार्जिलिंग में, तो वहाँ के हाई कोर्ट ने बोला कि इसको आप अंग्रेजी में लाइए। फिर मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च, तो जस्टिस मैं नाम अभी नहीं याद आ रहा मुझे, उन्होंने बोला हिंदी राष्ट्रभाषा है, आपको स्वीकारना पड़ेगा। तो हम ऐसी मीडिया हमारी ना, जो हिंदी के बारे में जो सकारात्मक चीज़ें आती हैं उनको हम कभी नहीं प्रसारित करते हैं। आप देखिए तमाम राज्य सरकारों के विज्ञापन बिहार के अखबारों में, पंजाब सरकार हो, तमिलनाडु सरकार, वो हिंदी में जारी किए जाते हैं कि उनको तमिलनाडु की सरकार को पता है कि हमारे कार्य की धमक बिहार में, उत्तर प्रदेश में या दिल्ली के अखबारों में हिंदी के माध्यम से पहुंचेगी। अगर वो इतना ही हिंदी के द्रोही होते तो क्यों पैसा राज्य सरकार का व्यय हिंदी के विज्ञापन में करते। तो ये राजनीतिक चीज़ें हैं, इन पे हमें नहीं देना चाहिए। हमारे लिए मैं मानता हूँ कि जीवन में माँ ने हमें पाला पोसा, माँ और पिता ने 9 माह गर्भ में रखा, लेकिन हिंदी पूरे जीवन पालती है हर एक भारतीय को। जैसे ही वो अपने प्रदेश की सीमा को लांघता है, उसको जोड़ने वाली, उसको संपर्क करने वाली हिंदी है। तो इस देश में हिंदी की जगह कोई दूसरी भाषा नहीं ले सकती है। मैं ये व्यवहारिक अनुभव से बोल रहा हूँ, मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। क्या बात है सर। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, जैसे कि हम हर सोशल मीडिया पेज पे हम डालते हैं कि हमारे अतिथि आते हैं तो आप उनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। एक सवाल है शिशिर मित्र का, ये मुंबई से इन्होंने एक सवाल भेजा है। ये पूछ रहे हैं कि भाषा राजनीति से कैसे ऊपर उठेगी और रोजगार की भाषा कैसे बनेगी। और इन्होंने आगे पूछा है कि साहित्य की सीमा क्या है और ये लोगों से क्यों दूर होता जा रहा है। देखिए, इनका पहले प्रश्न का जो उत्तर है मैंने दिया ही शिशिर जी को अभी। अब मेरा जस्ट आपने जो पहला पूछा था उसी संदर्भ में, देखिए राजनीति का काम है सत्ता पाना, उसको सत्ता पाना तो हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन जनता का काम है कि हम समाज को कैसे मजबूत करें, और राजनीति वही करेगी जो समाज चाहेगी। हमें भाषाओं से हमेशा इस मामले में एक रहना है कि भाषाएं सबको जोड़ती हैं। भाषाओं का निर्माण ही जोड़ने के लिए हुआ है। कभी हिंदी और तमिल तेलुगु का विवाद नहीं है, वो तो भाषाएं सबको जोड़ती हैं। सब सहोदरा हैं, सब संस्कृत से मिलती जुलती हैं, सभी संस्कृत से ही जिनका जन्म हुआ है। और एक ये विवाद की बातें क्षणिक हैं, क्षणिक को हम कोई अस्थाई नहीं माने, क्योंकि ये जब हिंदी संघ की राजभाषा घोषित हुई तब तो सर्वमत से हुआ था। चाहे उसमें दक्षिण उत्तर भारत सबके नेताओं ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो या कोई, सब ने एक मत से प्रस्ताव दिया था, मुंशी अयंगर फार्मूला हो या कोई हो। तो ये सब बेकार है। और रोजगार की जहाँ तक बात है, मैंने उसका भी प्रश्न आप उत्तर दिया है कि भाषाओं से व्यक्तित्व का विकास होता है, और व्यक्तित्व के विकास के लिए लैंग्वेज जो है, कम्युनिकेशन है, बोलने का आपके व्यक्तित्व का जरिया है। नॉलेज को आप कम्युनिकेट तभी करेंगे जब आपके पास लैंग्वेज हो। तो हिंदी उसमें बहुत बड़ा सहायक है, हम सब देख सकते हैं, बिजनेस में देखिए या किसी में। तो शिशिर मित्र जी मुंबई से हैं और उम्मीद है आपको आपके उत्तर मिल चुके होंगे। और अब अगला सवाल है अभिनंदन भारद्वाज का। ये पूछते हैं कि साहित्य के विद्यार्थी के लिए राजभाषा अधिकारी की नौकरी सही रहेगी या फिर कैसे आगे लेके चलें? देखिए, साहित्य के जो बहुत सारे आयाम हैं, उसमें केवल मैं मानता हूँ साहित्य का मतलब जो हमारे समाज में लिखा गया है, कहा जाता है कथित रूप से, मैं उसका बड़ा विरोधी हूँ। साहित्य का मतलब है समाज का हित। जिस साहित्य से, जिस लेखनी से आपके समाज का हित हो रहा है, जो व्यापक है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि साहित्य एक चिर अस्थाई चीज़ें हैं। मतलब हम जो आज शब्द हमारे धर्म शास्त्रों में शब्द को ब्रह्म माना गया है, ब्रह्म मतलब जो नष्ट नहीं होता है। तो हमारे कार्य से, हमारे विचार से जो भी हो, वो ऐसा न हो कि हमारे आगे पीढ़ी को, हमारे वर्तमान को प्रभावित करे सकारात्मक रूप से। तो साहित्य और राजभाषा क्या है कि एक हिंदी का एक पक्ष है प्रयोजनमूलक, फंक्शनल हिंदी। अगर आपको साहित्य के उन पक्षों में रुचि है कि आप उसको हिंदी को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि हिंदी का पहला कार्य है अंग्रेजी को
विस्थापित करना, क्योंकि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा भारतीयों के मन मस्तिष्क पे राज कर रही है। वो एक भाषा के तौर पर सम्माननीय है, लेकिन हमारे हर व्यक्ति के, भारतीयों के दिमाग में जो अंग्रेजियत हावी है उसको हिंदी छोड़ के कोई और भाषा हटा नहीं सकती है। तो हमको उसके लिए ज्ञान चाहिए, उसमें खूब लेखन होना चाहिए। तो अगर भारद्वाज जी अपनी प्रयोजनमूलक हिंदी में तकनीक पर भी लिख सकते हैं, अन्य चीज़ों में राजभाषा में मजबूत कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से उनका स्वागत है। एक और सवाल आया था जैसे इस पे कि विदेशों में हिंदी के जो छात्र हैं या फिर उनके लिए नौकरी के क्या मतलब ऑप्शन हो सकता है? नौकरी के जैसे देखिए, अंग्रेजी भी पढ़ के हम बहुत कुछ नहीं पा सकते हैं, ये निर्मूल धारणा है। भाषाओं से मैं बार बार एक ही चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि आप हिंदी सीख के पर्यटन के क्षेत्र में, टूरिज्म जो है, भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है, विश्व शक्ति में दबदबा है, तमाम एप्पल से बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। तो हिंदी के बिना उनका कैसे संपर्क होगा स्थानीय लोगों से? तो द्विभाषिया के तौर पे, गाइड के तौर पे और ट्रांसलेटर के में आपको, फिर हमारा जो साहित्य है उसमें अनुवाद की बहुत बड़ी भूमिका है। तो अब तो देख, और एआई के क्षेत्र में आपकी भाषाओं की मांग बढ़ने वाली हिंदी की, क्योंकि आज एआई के क्षेत्र में हमारा खुद का ऐप भारत सरकार निकाल रहा है। तो उन चीज़ों में आप हिंदी को यदि नहीं लाएंगे, भारतीय भाषाओं के, तो पुनः हम अंग्रेजी पे आश्रित हो जाएंगे। देखिए, गणित और कंप्यूटर किसी की को नहीं समझता, उसको जितना ज़्यादा हमारे यूजर होंगे। अब हम बोलते हैं कि आईटी, हमारे सबसे बड़े आईटी इंजीनियर भारत से हैं, लेकिन जब उनको स्वयं अपनी भाषाओं से प्रेम नहीं होगा तो हिंदी को कोई विदेशी तो नहीं लाएगा ना। ये हमारे हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि वो हिंदी और भारतीय भाषाओं को अपने कार्य में, दैनिक कार्य में प्रयोग में लाए। और जब तक हम प्रयोग में नहीं लाएंगे, हम ये रटे रटाए धारणाओं पर चलते रहेंगे, हिंदी पिछड़ रही है, क्योंकि हम प्रयोग ही नहीं कर रहे। कितने लोग हिंदी में लिखना चाह रहे हैं आज के दिन में? तो जब सरकार क्या करेगी? सरकार तो जनता से चलती है। आजकल तो बच्चे रोमन में लिखते हैं हिंदी। हाँ, ये तो अब देखिए, इस देवनागरी लिपि के लिए आचार्य विनोबा भावे ने कितना प्रयत्न किया। हम अपनी जो पांडुलिपि है उनको कैसे पढ़ेंगे? जो जगह जगह ध्वंस इतिहास के पूरा लेख मिलते हैं, उनको देवनागरी, अगर हिंदी को बचाना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देवनागरी लिपि को बचाना, क्योंकि लिपि के बिना आपकी भाषा का अस्तित्व नहीं होता है। और आप देखिए, रोमन और देवनागरी तो काफ़ी समृद्ध लिपि है, चाहे मराठी हो, कोंकणी हो, नेपाली हो और संथाली हो, मैथिली हो, जो हिंदी की और अन्य बोलियां हैं जो अभी कतार में खड़ी 8वीं अनुसूची में आने के लिए, वो भी देवनागरी की लिपि पर ही आश्रित होंगी। तो आप, मेरा सबसे सुझाव है कि आप मोबाइल पर हमारी तकनीक, अब कुंभ मेला के दौरान देखा होगा आपने, भाषिनी ने कितना बेहतरीन काम किया। G20 के दौरान आपने देखा होगा। तो सभी से है कि अपने मोबाइल पर, व्हाट्सएप पे, कम से कम अपने परिवार का जो आपका समूह है वहाँ पे देवनागरी लिपि में टाइप करें। आपके माँ पिता को अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चा मेरी भाषा में संवाद कर रहा है। मैं सबको ये बोलता हूँ कि आप अपने माँ पिता और परिवार से विदेशी भाषा में संवाद कर रहे हैं, मतलब आप गुलामी के शिकार हैं। सही बात है, और ये समझने वाली बात है छपरा। और जितने भी दर्शक और श्रोता हमें देख रहे हैं, उनको आज के एपिसोड में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। एक थोड़ा सा हम लोग विषय से हट के एक सवाल है मेरा। आप जब शुरू में छपरा में थे और अभी फिलहाल जो छपरा आप देख रहे हैं, कितना अंतर देख रहे हैं और क्या क्या स्थितियां बनी हैं, बिगड़ी हैं, किस तरह से देख रहे हैं पहले का छपरा और अभी का छपरा? देखिए, पहले का छपरा बिहार में सांस्कृतिक रूप से कल बड़ा समृद्ध शहर माना जाता था, और यहाँ शैक्षणिक दृष्टि से भी यहाँ आईएएस में और जो तमाम सरकारी नौकरी में सफलता दर काफ़ी ऊंचा था। यहाँ पे जो श्रीनंदन पुस्तकालय में स्वयं उसमें जाके अध्ययन करता था शाम में, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सब चीज़ों में काफ़ी गिरावट आ गई है। शहर में गंदगियों का अंबार है और प्रशासनिक व्यवस्था की हर जगह चूक है, मतलब अव्यवस्था का आलम है, और मेरे मन को काफ़ी पीड़ा पहुंचती है, क्योंकि मैं भारत के अन्य शहरों में गया हूं, 2 बार विदेश, 3 बार भी, तो मैंने देखा हर शहर को आगे बढ़ते हुए। लेकिन ये दुर्भाग्य का पक्ष है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी विचारने की ज़रूरत है, जो यहाँ के प्रशासक हैं, डीएम एसपी, उनको भी विचारने की ज़रूरत है कि कोई शहर यदि उन्नत होकर गिरावट हो रहा है तो यह उनके पर भी विचार प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस शहर की गौरवमय व्यवस्था को सुधारने के लिए कार्य करें, और मैं तो बोलूँगा इस मंच से वोट नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं, इसके लिए भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये बड़ा बिहार के लिए दुर्भाग्य हो गया।
बिल्कुल। और छपरा कई बार ऐसा होता है जब हमारे घर के लोग जो बाहर रहते हैं, काम करते हैं, छपरा शहर के लोग, सारण जिले के लोग, जब वापस अपने शहर आते हैं तो उन्हें दुःख होता है। ठीक वैसे ही डॉक्टर साकेत जी को भी बहुत सारी बातों का दुःख है, शहर में जो स्थिति बनी हुई है। लेकिन हमने बहुत सारी बातों को छुआ है, इनसे इनके जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारियों को लेने की कोशिश की है, ताकि हमारे देखने वाले श्रोता और दर्शक इसका लाभ ले सकें। समय की कमी है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर इनके साथ बातचीत करने बैठे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। हम चाहेंगे कि आप जब भी छपरा आएँ तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी विषय पे बैठें और बातचीत करें। एक बहुत अच्छी बातचीत निकल कर आती है। सर, रेडियो मयूर के स्टूडियो में आप आए और एक लंबे समय से मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जान रहा हूँ और काफ़ी सारी चीज़ों को फॉलो करता हूँ आपके सोशल मीडिया से भी, और मैं भी सोशल मीडिया पे हिंदी में लिखता हूँ। तो आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते कुछ शब्द हमारे श्रोताओं के लिए। मैं हमेशा सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, और काफ़ी चर्चा मुझे बहुत अच्छी लगी। कम शब्दों में आपने जो साक्षात्कार की, जो आजकल इंटरव्यू का जो ट्रेंड चला है, उससे इतर आपने अपने श्रोताओं के लिए बात करने का जो आपका अंदाज है, मैं बधाई देता हूं। और आप युवा हैं, आगे करें। और मैं अपने श्रोताओं को भी सुझाव देना चाहूँगा कि जीवन में कल क्या होगा उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान का आनंद लीजिए और भी सकारात्मक रहिए, और अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने उससे पहले अपने नॉलेज को इन्हांस करिए, क्योंकि ज्ञान, मैं बोलता हूँ हेल्थ इज वेल्थ, नॉलेज इज वेल्थ ऑल्सो। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। आप सभी को शुभकामना। श्रोताओं, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अन्य अतिथि के साथ। उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। फिलहाल आप सब सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM और साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी बने रहिए। धन्यवाद।